नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाया किसानों का धरना मंच और टेंट गिराए, बैठक बेनतीजा, लौटते वक्त किसान नेता समेत 300 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में। पंजाब सरकार ने बुधवार रात पुलिस की मदद से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने को हटा दिया। पुलिस ने बुलडोजर से मंचों को गिरा दिया और टेंट भी उखाड़ दिए। किसान 13 फरवरी 2024 से यहां धरने पर बैठे थे। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद लौट रहे किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर समेत 300 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया गया। अमृतसर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे को वीरवार को खोलने की घोषणा की गई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान किसानों और पुलिस में हाथापाई हुई, जिसमें कुछ किसानों की पगड़ियां उतर गईं। सरकार ने बॉर्डर पर 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। विरोध में प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतर आए। किसान नेताओं ने सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। यूपी में आईपीएस अधिकारियों के तबादले का दौर जारी, 7 अधिकारियों को मिली नई तैनाती। लखनऊ में सुरक्षा और अपराध प्रभाग में हुए बड़े बदलाव, उपेंद्र अग्रवाल और अमित वर्मा को नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है। गुरुवार सुबह 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। इससे पहले बुधवार को 16 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती मिली थी। गुरुवार के तबादले में उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ बनाया गया, जो पहले आर्थिक अपराध में थे। विनोद कुमार सिंह को अपर पुलिस आयुक्त अपराध कानपुर नगर नियुक्त किया गया, जो पहले सुरक्षा लखनऊ में थे। अमित वर्मा को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लखनऊ बनाया गया, जबकि बबलू कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी भेजा गया, जबकि एसएम कासिम को पुलिस उपायुक्त कानपुर नगर बनाया गया। मनोज कुमार अवस्थी को पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था पुलिस महानिदेशक लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। वह पहले शाहजहांपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के रूप में कार्यरत। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, कानून आयुध फैक्ट्री के अधिकारी कुमार विकास गिरफ्तार। पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल्स पर नजर रखते हुए एटीएस ने पकड़ा विकास। यूपी एटीएस ने कानपुर आयुध फैक्ट्री के अधिकारी कुमार विकास को गिरफ्तार कर एक बड़ी जासूसी मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल पाकिस्तान से आ रही संदिग्ध कॉल्स पर नजर रखने के दौरान एजेंसी ने विकास तक पहुंच बनाई। गेटवे पर नजर रखने से पाकिस्तान समर्थकों और मददगारों की पहचान का काम जारी था। तभी विकास पर शक गहराया। पूछताछ में उसने नेहा शर्मा से संपर्क होने की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक नेहा ने खुद को एक सरकारी संस्थान में कार्यरत बताया था, जिस पर विकास ने भरोसा कर गोपनीय जानकारी साझा कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी आईएसआई एजेंटों ने डीआरडीओ के 2 वैज्ञानिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। हालांकि जांच में कोई सबूत न मिलने पर वैज्ञानिकों को क्लीन चिट दे दी गई थी। 2018 में नागपुर स्थित डीआरडीओ की ब्रह्मोस यूनिट में कार्यरत एक वैज्ञानिक को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि एजेंटों ने नेहा और काजल नाम की फेसबुक आईडी से वैज्ञानिक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच में कोई गोपनीय दस्तावेज साझा होने के साक्ष्य नहीं मिले थे। आईपीएल 2025 गेंद पर लार लगाने से प्रतिबंध हटाने पर विचार। मुंबई में बीसीसीआई की अहम बैठक, गेंद पर लार की वापसी पर चर्चा। आईपीएल 2025 में गेंद पर लार लगाने से प्रतिबंध हट सकता है। बीसीसीआई इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और गुरुवार को मुंबई में आईपीएल टीमों के कप्तानों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कोरोना के दौरान आईसीसी ने गेंद पर लार का इस्तेमाल रोक दिया था, जिसे आईपीएल ने भी जारी रखा, लेकिन अब कोरोना का खतरा कम होने के कारण बीसीसीआई इस प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी आईसीसी से गेंद पर लार लगाने की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि लार के अभाव में रिवर्स स्विंग कराना मुश्किल हो गया है, जिससे खेल पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में हो रहा है। आईपीएल 2025 का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होगा। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। 65 दिनों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में 20 से 25 मई के बीच होंगे। दिल्ली में कंक्रीट के जंगलों ने छीना गौरैया का बसेरा। कबूतरों के बढ़ते कब्जे से गौरैया का अस्तित्व संकट में। दिल्ली में कंक्रीट के बढ़ते जंगल और कबूतरों की बढ़ती संख्या ने गौरैया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। शहर में मकानों की बनावट बदलने से गौरैया को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जैव विविधता पार्कों के प्रभारी डॉक्टर फयाज खुदसर का कहना है कि गौरैया की घटती संख्या का कारण उनकी प्रजनन क्षमता नहीं बल्कि रहवास की कमी है।
कबूतरों ने गौरिया के पुराने आशियानों पर कब्जा कर लिया है, जिससे शहरी इलाकों में गौरिया लगभग गायब हो गई हैं। हालांकि वसंत विहार के अरावली जैव विविधता पार्क में अनुकूल वातावरण तैयार करने से गौरिया की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ पेड़ों पर बड़ी संख्या में गौरिया ने घोंसले बनाए हैं। पक्षी विशेषज्ञ टीके राय के अनुसार दिल्ली में गौरिया की संख्या पर कोई औपचारिक अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन उनकी घटती उपस्थिति के संकेत जरूर मिले हैं। फ्लैट कल्चर के चलते गौरिया अब दुकान की शटर और फ्लाईओवरों के नीचे घोंसले बना रही हैं। कलर ब्लाइंड आर्टिस्ट कुंदन की मिथिला पेंटिंग ने बिखेरा जादू। सुनीता विलियम की अंतरिक्ष यात्रा पर अनोखी मिथिला पेंटिंग ने जीता दिल। समस्तीपुर के कुंदन कुमार रॉय ने भारतीय वैज्ञानिक सुनीता विलियम की अंतरिक्ष यात्रा को समर्पित अद्भुत मिथिला पेंटिंग बनाई है। कलर ब्लाइंडनेस से जूझते हुए भी कुंदन ने काले और सफेद रंगों में रंग बिरंगी कला का जादू बिखेरा है। उनकी पेंटिंग्स ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सुनीता विलियम की पेंटिंग के अलावा टोक्यो ओलंपिक्स और भारतीय एथलीटों पर बनी कृतियों ने भी सराहना पाई है। सोशल मीडिया के जरिए उनकी कला विदेशों तक पहुंची है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती है। कला के क्षेत्र में संघर्ष और आत्मविश्वास से भरी उनकी यात्रा नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करती है। कुंदन कुमार रॉय ने अपनी कला को न सिर्फ जीविका का साधन बनाया, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का जरिया भी। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे गए कुंदन आज कला के जरिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ में रामलला के दर्शन का रिकॉर्ड। 45 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। रामलला को मिला 20 करोड़ का दान। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी दिया 57 लाख का योगदान। महाकुंभ में 45 दिनों में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे और दिल खोलकर दान दिया। रामलला को इस दौरान 20 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ, जबकि जनवरी और फरवरी में कुल 26.89 करोड़ का दान मिला, जिसमें 57 लाख का विदेशी दान भी शामिल है। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में करीब 2500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। रामलला के दरबार में रोजाना 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिसके चलते मंदिर को 18 से 19 घंटे खुला रखना पड़ा। दान पात्रों की संख्या 6 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिससे आय में भी इजाफा हुआ। 2023-24 में राम मंदिर ट्रस्ट को 376 करोड़ की आय हुई थी। ट्रस्ट ने नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच 15 स्थानों पर 4.29 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें हैबतपुर और रानोपाली की संपत्तियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा। 50 लाख तक की सरकारी मदद से किसानों में उत्साह। गाय बकरी पालन पर अनुदान। नंदिनी योजना से किसानों की आमदनी में इजाफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पशुपालन मिशन के तहत 50 लाख रुपए तक का अनुदान देने की घोषणा की है। इच्छुक किसान विकास भवन या पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। उप पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार के अनुसार 100 से 500 बकरियों के पालन पर 10 से 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। गाय पालन के लिए साहीवाल, गिर थारपारकर और गंगा तीरी नस्लों पर 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। अनुदान 3 चरणों में दिया जाएगा: निर्माण, पशु खरीद और संरक्षण रखरखाव। अशनेरा के मांगरोल गुर्जर की सुरेंद्र सिंह तोमर ने योजना का लाभ उठाते हुए 100 बकरियों का पालन शुरू किया है। इसी तरह शमशाबाद के खेड़िया गांव में संतोष सिकरवार ने गाय पालन व्यवसाय शुरू किया है। योजना के तहत 18 आवेदकों में से 4 का चयन हो चुका है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। भारत ने रैंकिंग में किया सुधार। खुशहाली रिपोर्ट 2025। पाकिस्तान ने फिर भारत को पछाड़ा। अमेरिका सबसे नीचे पायदान पर। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के खिताब जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 118वां स्थान हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। अमेरिका अब तक के सबसे निचले पायदान यानी 24वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इजरायल युद्ध के बावजूद 8वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खुशहाली सिर्फ आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव, आपसी भरोसा और समर्थन की भावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नार्डिक देश यानी फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन फिर से शीर्ष पर बने हुए हैं। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि लगभग 19% युवा वयस्कों को सामाजिक समर्थन नहीं मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार खुश रहने के लिए आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक संबंधों और परस्पर विश्वास को बढ़ावा देना जरूरी है। उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव। नवरात्र में हो सकता है बदलाव। 3 मंत्रियों की विदाई के संकेत।
पंजाबी समाज के विधायक को मिल सकती है जगह। उत्तराखंड में धामी सरकार अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। वहीं नवरात्र पर कैबिनेट में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के ड्राफ्ट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 3 वरिष्ठ मंत्रियों की विदाई और पंजाबी समाज के विधायक को शामिल किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे को कैबिनेट बदलाव से जोड़ा जा रहा है, लेकिन असल में यह दौरा विवाह समारोह के लिए था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की भी अटकलें तेज हैं। सांसद महेंद्र भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने और महामंत्री आदित्य कोठारी का नाम चर्चा में है। यदि दलित चेहरे पर जोर दिया गया तो पूर्व कैबिनेट मंत्री खजान दास का नाम सामने आ सकता है। महिला चेहरे के रूप में आशा नोटियाल और दीप्ति रावत भारद्वाज पर भी विचार किया जा रहा है। आरएसएस प्रतिनिधि सभा के बाद केंद्रीय नेतृत्व से इस चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।